चलिए अपने एफएम वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा था। इसमें टॉपिक है इंडिफरेंस पॉइंट वाला। वो पहले देख लेते हैं। उस टाइप के काफी सारे सम्स भी मुझे क्रैकर में दिख रहे थे, इसलिए पहले वो टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि जो ज्यादा पूछा हुआ है वो कवर भी हो जाए। चलिए, मॉड्यूल में है पेज नंबर 605। इंडिफरेंस पॉइंट पे बात हो रही। थोड़ा थियरी भी समझ लेते हैं, कैलकुलेशन भी दिया हुआ है, उससे आइडिया आ जाएगा, वो भी समझा देता हूँ। थियरी में स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा बोला, इट इज द पॉइंट एट विच डिफरेंट सेट ऑफ डेट रेशियोज gives the same EPS। इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट रेशियो अलग अलग है, दो अलग अलग कंपनीज है, और टोटल कैपिटल में एक का डेट रेशियो 20% है, मतलब 20% डेट 80% इक्विटी, एक का डेट रेशियो 60% डेट और 40% इक्विटी, अगर ऐसा है भी तो भी ईपीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईपीएस सेम रहता है। ऐसा एक पॉइंट मिलता है। नो डाउट हर पॉइंट पे ऐसा होने वाला नहीं, ईपीएस पे डिफरेंस आने वाला है, बट देर विल बी सम पॉइंट ऑफ ईबीआईटी। एक ईबीआईटी का पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे डेट रेशियो डेट इक्विटी का रेशियो कुछ भी हो, एनीथिंग, ईपीएस जो है ना वो सेम रहेगा। ऐसा ही पॉइंट होगा, और उस पॉइंट ऑफ ईबीआईटी को हम बोलेंगे इनडिफरेंस पॉइंट। नॉट एवरी टाइम दिस विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि ईबीआईटी चेंज होगा तो ये अजम्पशन बदल जाएगा। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो हर सेल पे ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ी ना आता है। एक पर्टिकुलर सेल अमाउंट ऐसा आएगा जहां पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, वेर योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। बट जैसे ही सेल कम या ज्यादा होगा तो क्या होगा, या तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईबीआईटी का एक लेवल ऐसा आएगा जिस लेवल पे आपका डेट का पोर्शन कितना भी हो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में, ईपीएस से कोई लेना देना नहीं, ईपीएस सेम रहेगा, अर्निंग पर शेयर विल बी सेम। तो दैट पॉइंट ऑफ ईबीआईटी इज कॉल्ड इनडिफरेंस पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता डेट 20% है, 40% है या जीरो। ये बात इन्होंने बोली। अब इस चीज को प्रूव करना है तो इसके लिए इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में कैलकुलेशन दे रखा है, डायरेक्टली वही देखते हैं। अच्छा, उससे पहले फॉर्मूला जैसे इन्होंने जो किया हुआ है वो बता देता हूँ। फॉर्मूला भी देख लो, क्योंकि उसमें कुछ नई बात नहीं बोली है। फॉर्मूला में देखो क्या बोला, इलस्ट्रेशन के जस्ट ऊपर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। वो फ्लो आपको पता है, कुछ नया नहीं कर रहे। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, क्या बचा, ईबीटी। ईबीटी में से फिर नेक्स्ट क्या माइनस होता है, टैक्स, तो कर दिया वन माइनस टैक्स, तो क्या बचा, पीएटी। पीएटी में से क्या माइनस होगा, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, वही बात होती है। उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या आ गया, ईपीएस। तो ये कुछ नहीं है, ईपीएस गिना है। इतना भारी फॉर्मूला लिखा है, सिंपल टर्म्स में देखो तो ईपीएस कैलकुलेट किया अपन ने। इसको ऐसे देखा था भाई, ईबीआईटी दिया हुआ है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको ईबीटी बोलेंगे, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको पीएटी बोलेंगे। इस पीएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड काट देंगे, जो बचेगा वो इक्विटी वालों के लिए होगा। तो यही चीज आती है, फिर इसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या मिल जाता है, ईपीएस। तो ये बात अपनी हो चुकी है। इसी चीज को उन्होंने ऐसे फॉर्मूला में लिख दिया, सेम। हॉरिजॉन्टली लिख दिया अपन ने, वर्टिकली कैलकुलेट किया था, बात तो सेम ही होगी, अल्टीमेटली ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 9। A new project requires a capital outlay of rupees 400 lakhs, टोटल 400 lakhs की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें ऑप्शन है, या तो पूरे इक्विटी शेयर इशू कर दो, 100 रुपए का एक शेयर, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आधी इक्विटी और आधा डेट। अब डेट में आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट बोला है 15%। ठीक है, डेटा में दे रखा है। Assuming tax rate of 40%, calculate the figure of EBIT that would keep the equity investors indifferent to the two options। मतलब आपको ईबीआईटी का पॉइंट ढूंढना है जिसपे
ये दोनों ऑप्शंस में ना ईपीएस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ईपीएस सेम रहेगा। तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, जैसे ऊपर किया था ना प्लान ए प्लान बी इक्वल टू करके, वैसे यहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक पे चल रहे हैं। अब ईबीआईटी ही है जो नहीं पता है हमें, तो इन्होंने जो फॉर्मूला जिस फॉर्मेट में लिखा है ना, उसी फॉर्मेट में एक बार अपन लिखे तो सही है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस, फिर उसमें जो भी अमाउंट आ रहा है उसको कर दिया इंटू वन माइनस टैक्स, तो टैक्स भी माइनस हो गया। उसके बाद कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड को ना वो बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स वाले में कन्वर्ट करना पड़ता है जो कंप्यूटेशन करते हैं, इसलिए इंटू वन प्लस टैक्स लिखा है। वो इसलिए क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड में अपन टैक्स का कोई खर्चा क्लेम नहीं कर पाते, तो उसको रिवर्स करके लिखना जाता है वैसा। अब डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी या इस प्रेजेंटेशन को ही हम यहाँ पे दोनों फॉर्मेट में यूज करने वाले हैं। तो जो पहला फॉर्मेट है, पहला ऑप्शन है, उसमें क्या बोला 400 lakhs पूरा इक्विटी होगा। अब ईबीआईटी तो पता नहीं है कितना है, तो इसको अननोन मान लिया एक्स। इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि अगर पूरा ही इक्विटी ऑप्शन है तो इंटरेस्ट कॉस्ट इज जीरो। टैक्स तो लगेगा ना, टैक्स का रेट कुछ दिया हुआ है कुछ 40%, तो 0.4। प्रेफरेंस डिविडेंड वाली कोई स्टोरी है यहाँ पे? नहीं, तो ये पूरा पोर्शन जीरो। अच्छा, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? इन्होंने ऐसा बोला था 400 lakhs इक्विटी, और एक शेयर कितने का फेस वैल्यू? 100 रुपए का, तो 4 लाख शेयर हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर जो है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 4 lakhs। सेम चीज दूसरी कंपनी में, क्योंकि अगर बोला इन डिफरेंस पॉइंट है तो फिर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ईबीआईटी के केस में अपने को पता नहीं है कितना है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगा ना। इसमें बोला है 50% डेट और 50% कैपिटल, तो डेट का पोर्शन आपका हो गया 200 lakhs, यही होगा। इस पे 15% इंटरेस्ट कितना हो गया? 30 lakhs हो गया। तो 30 लाख माइनस, इसमें लगेगा टैक्स, रेफरेंस वाला नहीं है, जीरो। डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 2 लाख, क्योंकि आधा डेट हो गया ना। नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख, ये आ गया। अब एक बार आपने फॉर्मेट में पुट कर दिया, आपको खाली इक्वेट करके ईबीआईटी की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट करके देखो ईबीआईटी कितना आ रहा है। एक्स माइनस जीरो इंटू 0.6, तो ये ऐसा बन जाएगा 0.6x डिवाइड बाई 4 lakhs। यहाँ पे ये दिखेगा x माइनस 30 lakhs इंटू 0.6 डिवाइड बाई 2 lakhs। आगे फिर कैलकुलेट करो x की वैल्यू कितनी आ रही है वो निकालो। हाँ सॉरी, 18। कैलकुलेशन गलती, देखो आपका आंसर कितना है। नहीं, आई थिंक सही है। 60 आ रहा है, 60 lakhs। तो ईबीआईटी की वैल्यू आ रही है 60 lakhs। 60 lakhs वो पॉइंट है ईबीआईटी का जिसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस पॉइंट। यहाँ पे ईपीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट रेशियो कितना भी हो। ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो टैली करना है तो हो जाएगा। ये तो समझ आया यहाँ तक कैलकुलेशन? वेरीफाई कर लेते हैं ना। देखो जो ऑप्शन ए है अपना, उसमें ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, और जो ऑप्शन बी है उसमें भी ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। अगर सेम आ गया तो पॉइंट प्रूव हो जाएगा। ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं, जो आपने गिना 60 lakhs। ऑप्शन ए में तो कोई डेट था ही नहीं, इंटरेस्ट जीरो। टैक्स 40%, ये हो जाएगा 24 लाख। बचेगा कितना? 36। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस वाला कुछ है नहीं, सीधा डिवाइड होगा नंबर ऑफ शेयर्स, कितने? 4 लाख। तो ईपीएस कितना आ जाएगा? 9 रुपीज। डन।
सेकेंड पार्ट देख लो, ऑप्शन बी, इसमें आएगा अगेन ईबीआईटी 60 lakhs, बट इंटरेस्ट जाएगा ना, इंटरेस्ट जा रहा है 30 lakhs, इसमें से टैक्स 40%, कितना, 12 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख। ईपीएस 9 रुपए, सेम है। प्रूव हो गया कि भाई ईबीआईटी के इस पॉइंट पे ईपीएस सेम रहेगा। अब ईबीआईटी चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इनडिफरेंस पॉइंट है ही उस चीज के लिए। बाकी में तो ईपीएस में वेरिएशन आने वाला है, बस तो ये पॉइंट प्रूव करना था। अब क्रैकर में मुझे ना ऐसे बहुत सारे सम्स दिख रहे थे ये फॉर्मूला के बेसिस पे, एक बार वो देख लेते हैं, टिक कर लो एक बार, खत्म करें उसको भी, एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाए। एक आध सम ट्राई भी करना है तो कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम नंबर 2 है, उसमें ये चीज सॉल्व की जा रही है। आप खाली टिक कर लो कि भाई ये सम जिस टॉपिक पे है। प्रॉब्लम नंबर 2, फिर उसके बाद 4। प्रॉब्लम नंबर 7, ये भी इसी टाइप का है। 8 वाला भी ये टाइप का है। 9th, 11th, 12th। 12th तो नहीं है सर, नंबर 7, 12th वाला भी सेम टाइप है। बस फिर तो लेवरेज आ गया। तो ये सारे सम इसी पैटर्न पे है। तो देखो लिमिटेड टाइप के ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ वेरिएशन वो लोग कर नहीं पा रहे, तो ऐसे चैप्टर्स थोड़े से सर्टन हो जाएंगे। क्रैकर के जो टाइप के सम्स अगर आपको सॉल्व कर लो, एक्सपेक्टेशन रहेगी कि बेस वही रहेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन, कोई नया पॉइंट ऐड करना वो तो करेंगे, बट कंसेप्ट वही रहेगा। और अपन ने कंसेप्चुअली भी किया, पास सम्स भी देख लिए, मॉड्यूल भी कर ली, तो उसके बाद सेफ है कि भाई जितना हो सकता था सब कुछ कवर किया। अब सोचने वाला कोई पॉइंट आया तो आपको सोचना पड़ेगा। वो 100% गारंटी नहीं कि सेम टाइप का ही सम आएगा, बट इतने साल के पैटर्न में दिख रहा है कि वो उसी लेवल के सम पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो सकता है। इन टॉपिक्स में तो ऐसे ही दिख रहा है, डिविडेंड में भी यही बेनिफिट था, इस चैप्टर में भी वैसे ही हो रहा है। तो चलो ये सम्स वाला पार्ट तो इसमें से एक बार हो जाएगा। अब मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में कुछ सम्स बोले थे, वो आप लोगों ने ट्राई किए हैं या बाकी है, क्या है वो किए, तो उसमें कुछ क्वेरीज हैं, तो वो पहले देख लेते हैं, तो एटलीस्ट उतना पार्ट बैकअप हो जाए। तो बता दो कौन से। नहीं नहीं, वो तो बोला हो तो ही करना है, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। इन्होंने कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं, वेरीफाई तो उन्होंने खाली आपको समझाने के लिए किया है, नेसेसरी। ज्यादा वेटेज और लगे तो फटाफट कर देने का, नहीं तो कंपलसरी नहीं। हाँ बोलो, लास्ट वाले लेक्चर में जो होमवर्क में दिए थे, उसमें से आपको कुछ पूछना है तो बताओ। 14। चलो देख लेते हैं, 14th क्वेश्चन है, पेज नंबर 15.25। इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, नेट प्रॉफिट तक गए हैं। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालनी है वो दे रखा है। एडमिन एक्सपेंसेस एंटायरली फिक्स्ड है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each।
It is expected that there will be no change in its capital structure in the near future. Okay, आपको लेवरेजेस ढूंढने हैं, फिर बोला अगर कंपनी कुछ चेंजेस करती है तो क्या होगा वो बताना है। तो पहला पार्ट तो वही है कि लेवरेज आपको ढूंढना पड़ेगा। अब लेवरेज ढूंढने के लिए हमें वो पूरा कैलकुलेशन करना है, सेल्स से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाना पड़ेगा, ताकि बाकी के सारे कैलकुलेशंस अपन कंप्लीट कर सके। देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेज होगा तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, ईबीआईटी चाहिए, बाकी फाइनेंशियल लिवरेज होगा तो ईबीटी चाहिए। तो वहां तक तो अपने को जाना ही पड़ेगा वैसा है। तो देख लेते हैं, वो कैलकुलेशन ही पहले करके देख लेते हैं। सेल्स का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है, वहीं से शुरू करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। तो देखो, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, सीओजीएस, उसमें बोला है दिस इज 1100, और इसका 25% फिक्स माना हुआ है। तो इम्प्लाइड है बाकी का 75% क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। एक पोर्शन यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो टोटल दे रखा है 550। इसमें भी कुछ रेशियो है, 20% फिक्स्ड और बाकी का 80% वेरिएबल। तो ऐसे करके अपन वेरिएबल कॉस्ट काउंट कर सकते हैं। करके देखो ना कितना आ रहा है, ये कितना पोर्शन है, ये कितना पोर्शन है। ये तो फिक्स ना, और वेरिएबल कैसे होगा, कुछ 75% ऑफ 11। हाँ, 825, और ये वाला 440 और 825, दोनों को प्लस कर लो, कितना हो रहा है, 1265। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो पूरा फिक्स्ड है। ये तो आपको क्या क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं मेहनत करके, कि वेरिएबल कॉस्ट आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, 825 और 440, 1265, माइनस कर दो, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 805। तो ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, और फिक्स कॉस्ट भी डायरेक्टली नहीं दिए ना, ये पोर्शन है ना ये वाला, ये गिनवा रहे हैं हमसे। तो 825 है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 275, और ये वाला 110। तो फिक्स्ड कॉस्ट में एक 275 है, एक 110 है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो पूरा फिक्स्ड है, ये बोला है। टोटल कर लो कितना हो रहा है, 450। ये लेस होते ही आपका ईबीआईटी आगे कितना, 355। अब इसमें से इंटरेस्ट टैक्स वो सब माइनस करना। इंटरेस्ट का अमाउंट डायरेक्टली दे रखा है 75, ये हो गया 280, दिस इज ईबीटी। और इसमें से टैक्स माइनस होगा, टैक्स का अमाउंट भी दे रखा है 84, तो बचेगा कितना, 196। ये आपका आ गया पीएटी। यहाँ तक तो पहुंच गए। अब कैलकुलेट करना है लेवरेज। तो लेवरेज पे इतने डेटा के बेस पे भी कैलकुलेट हो सकता है। इसमें आप हो जाएगा वो लेवरेज कैलकुलेट करने वाला, तो उसमें तो आपको वैल्यूज ही पुट करनी है ना, ज्यादा कुछ है भी नहीं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी, डेटा है अपने पास। फाइनेंशियल लेवरेज इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये बात भी हो गई। और कंबाइंड लेवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो ये सारा डेटा आपके पास है, इसमें से सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट है। अब बाकी क्वेश्चन में क्या पूछा है, company plans to increase its EPS by 25%, then by what percentage should it increase its net sales? अच्छा,
It is assumed that the unit selling price, unit variable cost, fixed cost, and interest will remain constant in the forthcoming year. ईपीएस बढ़ाने की बात हो रही है तो करंट ईपीएस भी निकालना पड़ेगा फिर, तभी होगा ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके ईपीएस कितना आ रहा है अभी एग्जैक्टली वो निकाल लो, तो ही कंपैरिजन हो पाएगा, अदरवाइज कैसे होगा। फिर आगे बता दो, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल रुपीज है ना, 1 लाख है ना। ये भी 196 lakhs है ना। तो अल्टीमेटली ईपीएस आएगा 196 रुपीज। समझ आ रहा है? अब आगे की स्टोरी यहाँ से शुरू होगी। वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ईपीएस में कुछ चेंज आता है, कितना चेंज बोला ईपीएस में? 25%। अगर इसमें 25% का चेंज आता है तो नेट सेल्स में कितना चेंज आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब है ना, इसके लिए आपको पहले कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया था, हाँ ये टर्म्स थे। ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज। ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। और ये पूरा जो कंपैरिजन होता है इसको बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। समझ आ रहा है? अब यहाँ जो ये लोग करने को बोल रहे हैं ना, आपको कंबाइंड लिवरेज का कैलकुलेशन यूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए पहले वाला ये जो कंबाइंड लिवरेज है वो आपके पास होना चाहिए, और वो इस डेटा में से मिलेगा। कंट्रीब्यूशन है 805 और ईबीटी है 280। निकालो कितना हो रहा है। चलो 875 रखते हैं, एक्यूरेट आ जाए। अब कंबाइंड लिवरेज का एक मतलब ये भी तो होता है, परसेंटेज चेंज। याद है क्या था? परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डिनोमिनेटर में था ना सेल्स वाला पार्ट। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। एक बार ऑर्डर चेक कर लेना, यही रेंज थी। सही है, वही लिखा है अपन ने। तो देखो 1% अगर सेल्स में चेंज होता है ना, तो ईपीएस में कितना चेंज होगा? 2.875%। ये इसका मीनिंग है जो मैंने आपको लिखवाया था वैसा है। तो अपने यहाँ पे ऐसा है कि ईपीएस में 25% चेंज हुआ है, तो सेल्स में कितना परसेंट चेंज होना चाहिए? ईपीएस में चेंज हुआ है 25%, तो सेल्स में कितना चेंज आना चाहिए बोला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई थिंक मिल जाएगा। सेल्स में चेंज देखो ना कितना आ रहा है, डिवाइड करके देखो कितना। ये राउंड ऑफ कर सकते हैं। बात समझ आई? तो कंबाइंड लिवरेज के दो फॉर्मूला थे ना, एक तो ये वाला था और एक दूसरा परसेंटेज चेंज वाला था, डिग्री ऑफ, हाँ डिग्री वाला। तो देखो डिग्री वाला यूज किया। अब कैसा सम बनाया? पहले फॉर्मूला से आपसे लिवरेज फाइंड कराया, फिर उसके बेसिस पे डिग्री वाला यूज कराया। तो अब ये अगर आपका सही आएगा ये वाला पोर्शन, तो ही आप इसको यूज कर पाओगे। अच्छा डिग्री वाला फॉर्मूला नहीं पता है तो सम खत्म हो गया, वैसी बात है। इसलिए वो मैंने आपको ये पूरा ही बता दिया था। एक बार ये समझ आ गया इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा वैसा। तो वो पॉइंट है। बोलो, अब समझ आया क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। If the company cannot increase its sales revenue due to competition, what should the company do to increase the EPS by 25%? It is assumed that the unit selling price and interest will remain constant in the forthcoming year. और क्या ऑप्शन है? बोला सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं पा रहे, और बाकी इंटरेस्ट पोर्शन वो भी सेम रहेगा, यूनिट सेलिंग प्राइस भी सेम रहेगा। तो उतने ही यूनिट बिकेंगे, उतना ही सेल रेवेन्यू जनरेट होगा, इंटरेस्ट का कॉस्ट भी फिक्स रहेगा।
एक ही ऑप्शन बचा है फिर, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख लो, पूरा ये कैलकुलेशन आपके सामने है। उन्होंने क्या बोला, ये नंबर चेंज नहीं हो सकता, यूनिट सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं हो सकता, तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी उतने ही सेल होंगे, तभी सेल्स रेवेन्यू सेम रहेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट चेंज नहीं हो सकता, फिक्स कॉस्ट तो होता ही फिक्स है, वैसे भी चेंज नहीं होता। बचा क्या आपके पास, इसी में चेंजेस कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बोला कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंजेस करें कि ईपीएस वही रहे, 25% इंक्रीज वाला बोला, ठीक है। तो ये प्लस करके कितना बनता है वो तो गिनो आप एक बार, ये तो अपन ने निकाला नहीं था ना। 196 में 25% बढ़ाते हैं तो ईपीएस कितना आता है नया वाला, समझ आ रहा है। तो आपको नया ईपीएस मेंटेन करना है 245, बट यू कैन नॉट चेंज द सेल्स और द यूनिट प्राइस। इंटरेस्ट कॉस्ट इज फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट इज ऑब्वियसली फिक्स्ड, बचा क्या खाली वेरिएबल। तो अब हमें ये ईपीएस पकड़ के रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा और बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा कि ये कितना आता है। बात समझ आ रही, कर लेते, कैलकुलेट हो जाएगा। देखो फॉर्मेट वही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। पहले लिख ही दो ऐसा हो तो, फिर भर देना फिल इन द ब्लैंक्स। 40% बोला है। नंबर ऑफ शेयर्स तो 1 लाख थे, वही रहेगा। अब यहाँ से जाना है रिवर्स, अगर पूरा कैलकुलेशन देखें तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट चेंज नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट कितना था 450, सेल्स भी तो सेम रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। अब बाकी देख लें, टैक्स का रेट 40% है ना, अगर ये आफ्टर टैक्स 245 है, मैं बोल सकता हूँ दिस इज एट 60%। 40% टैक्स काटने के बाद 100 कितना होगा मिल जाएगा, ये नो 100 कितना होगा, 245 डिवाइड बाई 0.6, कितना है डिफरेंस का होगा, वो टैक्स है। अब इससे ऊपर जाना है तो 408 प्लस 75 प्लस 450, आ गए यहाँ तक। अब इन दोनों का डिफरेंस 1137, ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर, और यही है फाइनल आंसर। ये वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दो तो ये मेंटेन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बोलो पता चला, कुछ कंफ्यूजन। बड़ा समय एक बार फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, फ्लो समझ आना चाहिए कैसे जा रहा है। सबसे पहले आपको पूरा कैलकुलेशन करना था, ईपीएस तक जाना था, हम गए, उसमें से तीनों टाइप के लीवरेज निकालने थे, हमने निकाले। फिर बोला ईपीएस बढ़ाना हो 25% से, तो सेल में क्या चेंज करें, तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला डिग्री वाला यूज करना था, वो करके निकाल लिया। फिर बोला अगर यही 25% इंक्रीज ईपीएस मेंटेन करना है, बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि सेल्स चेंज नहीं होगी, इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा, टैक्स का रेट वही रहेगा। अब क्या करोगे, तो जब सब कुछ ही चेंज नहीं होगा तो बचा तो खाली ये, फिर इसको ही चेंज करना पड़ेगा। तो जो डेटा स्टैटिक है वो रखो, मिसिंग फिगर फाइंड कर लो, खत्म हो गया। तो सम का फ्लो समझ आना चाहिए, उसी फ्लो में जाना है। बड़ा क्वेश्चन है, आएगा तो 10 मार्क, 12 मार्क, 16 मार्क, वैसे भी आ सकता है। हर एक पार्ट का एक वेटेज होता है ना, 4-4 मार्क्स में 3 क्वेश्चन पूछ लिए, हाँ हो सकता है। 4-4 मार्क्स के भी 3 पॉइंट पूछ लिए तो भी 12 मार्क्स का तो बन ही जाएगा, तो पॉसिबल है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ सारा कंसेप्ट यूज होता है, यहाँ रटा हुआ नहीं चलता। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, कहाँ क्या लगाना है वही तो सोचना पड़ता है ना, खाली फॉर्मूला लिखा के भेज दूंगा, एग्जाम में हो गया काम आपका, ठीक है। फॉर्मूला में घूमते रहोगे, तुक्के लगाते रहोगे, तो वो नहीं करना है यहाँ पे वैसा। बोलो और कोई सम। 16, ये भी ऐसा ही है, मिसिंग फिगर ढूंढवा रहे हैं।
देखो जो जो दिया हुआ है ना वो पजल जैसा है, आपको क्या दिया है उसमें से ढूंढना है, जो मिसिंग है वो कैसे मिलेगा, डेटा में जो आपका हिंट्स है उसको यूज करना है। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आपके पास इसमें से कुछ चीजें हैं। ये वाला था ना, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी आपके पास हो तो फिर आप टैली कर सकते हो, उसमें से कुछ मिल सकता है। फाइनेंशियल लिवरेज दे दिया, तो ये रेशियो में काम आ सकता है। ईपीएस दे दिया, लास्ट अर्निंग पर शेयर, ये डेटा अवेलेबल है। मार्केट प्राइस दे रखा है शेयर का 225, वो अभी फिलहाल इसमें कहीं काम नहीं आ रहा है। एंड कैपिटल 20,000 शेयर्स, ओके। तो 20,000 शेयर्स 225 रुपए की मार्केट प्राइस पे चल रहे हैं। इट इज प्रपोज टू रेज अ लोन ऑफ 50 लाख रुपीज एट 18% फॉर एक्सपेंशन, तो इंटरेस्ट कॉस्ट पता चल जाएगा। आफ्टर एक्सपेंशन द सेल्स विल इंक्रीज बाय 25% एंड फिक्स कॉस्ट बाय 3 लाख रुपीज, ओके। You are required to work out the market price per share after expansion, assuming tax rate 50%। अब सारा डेटा दे दिया, उसके बेसिस पे बोला नया मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस का यूज यहाँ पे, सब कंट्रीब्यूशन सब डेटा दे रखा है, ये रिवर्स करके ही निकालना पड़ेगा, बैठेगा कैसे। एग्जिस्टिंग डेटा कुछ नहीं दिया। 50 लाख का लोन रेज करेंगे 18% पे, तो वो हो गया 9 लाख। पर एग्जिस्टिंग डेटा का क्या, जो दिया है उस पर कुछ फाइंड करने की ट्राई भी करें, ये कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है। मेरे पास एक इंटरेस्ट का डेटा है, क्वेश्चन में जितना दिया है उसमें बोला है 50 लाख का बोरोइंग कर रहे हैं 18% पे, तो इंटरेस्ट मेरे पास आएगा 9 लाख रुपए। चलिए ये एक अमाउंट है, इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेटा मिसिंग है क्वेश्चन में।
अब मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ चलेगा, टाइम हो गया। हाँ हाँ मिल जाएगा, यहाँ से थोड़ा पीएटी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो रिवर्स में जाएंगे तो ऑप्शन, ठीक है। देखो अपना जो फॉर्मेट है एक बार मैं वो लिख रहा हूँ। देखो ईपीएस वाला डेटा दिया हुआ है, उस पर ध्यान नहीं दिया। ईपीएस है 30 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स बोले हुए हैं 20,000। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पीएटी आ जाएगा, 6 लाख आ रहा है ना, पीएटी आ जाएगा। अब टैक्स का रेट भी दिया हुआ है 50%, तो ये डबल हो जाएगा 12 लाख। हाँ अब चीजें मिल जाएंगी, मैंने वो पॉइंट स्किप कर दिया था। अच्छा इंटरेस्ट वाला पार्ट जो है, पर ये तो प्रपोज टू रेस बोल रहे हैं ना, अब करना है। एग्जिस्टिंग वाला तो कुछ अलग ही होगा। मैं एक्चुअली वही पॉइंट पकड़ रहा था, इसलिए वो टैली नहीं हो रहा था। अब यहाँ से ना अपन वो लिवरेज का डेटा यूज कर सकते हैं। आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज अवेलेबल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यही है। फाइनेंशियल लिवरेज जो है दैट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसमें से कुछ हेल्प कर सकता हो तो देख सकते हैं। हम ईबीटी तक आ चुके हैं, तो फाइनेंशियल लिवरेज के बेसिस पे ईबीआईटी मिल जाएगा। देखो ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये मिल जाएगा, वैसी बात है, तो डेटा वैसे यूज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिवरेज इज 3, ईबीआईटी हमें पता नहीं है, लेकिन ईबीटी हमारा आ चुका है 12 लाख रुपीज। यहाँ से ना ईबीआईटी मिल जाएगा 36 लैक्स। अब जैसे ही ईबीआईटी 36 लैक्स आपको मिला, इंटरेस्ट पता चल जाएगा, डिफरेंस का अमाउंट, इंटरेस्ट, ये डिफरेंस से आ गया। अब बाकी चीजें पता चल सकती हैं। और देखो ईबीआईटी आ चुका है, अब इसका यूज कर लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज कितना बोला है, 2.5। कंट्रीब्यूशन नहीं पता, ईबीआई पता है 36 लाख। कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, देखो ना कितना हो रहा है। ये आ गया 90 लैक्स। अब ये 90 लाख आया तो फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगा, डिफरेंस का 54 लाख आया, तो कंट्रीब्यूशन तक आ चुके। और कुछ तो चाहिए नहीं, सेल्स वेल्स की जरूरत है। अच्छा, सेल्स विल इंक्रीज बाय 25%, ओके। वेरिएबल कॉस्ट का तो कोई प्रपोर्शन दे नहीं रखा, पर चलेगा ना, हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से ही तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। जो आगे का कैलकुलेशन बोला आफ्टर एक्सपांशन वाला, उसमें बोल रहे सेल बढ़ जाएगी 25% से, और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा 3 लाख से। तो सेल 25% से बढ़ जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन भी तो 25% से ही बढ़ेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट तो रेशियो में होता है। तो डायरेक्टली आप इसमें चेंजेस कर सकते हो कंट्रीब्यूशन में। दिस विल बी 90 लैक्स प्लस 25%। कितना हो रहा है बताओ। 1 करोड़ 12 लाख 50,000 ये आ रहा है। फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी 3 लाख से, 57 लाख हो जाएगा। ईबीआईटी कितना आएगा, डिफरेंस निकाल के देखो। कितना, नहीं 5 लाख नहीं होगा ना, 55 होगा। 55 लाख
50,000। हाँ, अब इंटरेस्ट कॉस्ट चेंज होगा, ठीक है, और 50 लाख बोरो करने का सोच रहे, 24 लाख तो आ ही रहा था, 50 लाख पे 18% मतलब 9 लाख का इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा 33 लैक्स, है ना, 24 + 9 लाख। ईबीटी माइनस करके 22,50,000, टैक्स 50% माइनस कर दो इसमें से, 11,25,000। तो ये आ गया नया ईपीएस। हमें चाहिए नया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के लिए और क्या कर सकते हैं? 225 दिया हुआ था, चलो वो तो अपनी जगह है, और कुछ डिटेल्स हैं इसको लेकर। निकाला तो इन्होंने भी ईपीएस तक ही है। एमपीएस का लाएंगे कहाँ से डेटा? कुछ तो होना चाहिए ना उसके लिए, इन्होंने भी नहीं किया, अर्निंग पर शेयर ही होना चाहिए था एक्चुअली। एमपीएस दिया क्यों वही पता नहीं चला, उसका कुछ काम ही नहीं है। क्योंकि पी रेशियो ऐसा भी कुछ नहीं अपने बस कि प्राइस और अर्निंग्स का रेशियो हो उसमें से कुछ आ जाए। इसके आगे सॉल्व करने के लिए कुछ कंटेंट है नहीं, उन्होंने भी निकाला वही है, ईपीएस ही फाइंड आउट किया, तो वो तो अपन ने पूरा यहाँ पे निकाल लिया। तो फाइनली यही रखो फिर, एमपीएस के लिए कुछ है नहीं। तो वही पजल देखो, मिसिंग जो भी अमाउंट है वो आपको ढूंढना है, जितना डेटा दे रखा है उसको यूज करना है, कैसे यूज हो सकता है वो अपने को दिमाग चलाना है। इससे पहले पूरा एक बार लिख दिया मैंने, फिर जो मेरे पास अवेलेबल था वो लिखा, ताकि पता चले कि हाँ दो चीजें दे रखी है, एक बाकी है, तो तीसरी मिल जाएगी, वहां से शुरू होगा पजल क्वेश्चन है। अब वापस सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग चलेगा कैसे होगा। तो जो पहले लिखा था ना 50 लाख रुपीज, वहां से मैंने स्टार्ट किया, बट वो गलत पॉइंट हो गया। स्टार्ट यहाँ से करना था, ईपीएस से रिवर्स जाना था। तो यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स पता थे तो पीएटी मिला, टैक्स पता था ईबीटी मिला। जैसे ही ईबीटी मिला मेरे पास, फिर ये फॉर्मूला था, ईबीटी मिल चुका है, ये दिया हुआ है, यहाँ से ईबीआईटी मिल गया। ईबीआईटी मिलते ही ये अपना डिफरेंस का अमाउंट आ गया, तो इंटरेस्ट पता चल गया। अब यहाँ से ऊपर जाना था, तो ईबीआईटी अवेलेबल है अगर, और कंट्रीब्यूशन निकालना हो, तो डेफिनेटली अपने ऑपरेटिंग लेवरेज का यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगेन वही, ये दो चीजें अवेलेबल है, ये मिल गया, कॉन्ट्री मिल गया, फिक्स कॉस्ट आ गया, उसके ऊपर नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, इससे उससे फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट का कोई रेशियो दिया होता तो सेल्स तक भी चले जाते, बट वो मिसिंग था। अब अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है तो कंट्रीब्यूशन भी उतने रेशियो में बढ़ना है, तो ऐसा ये वाइफरकेशन की जरूरत नहीं, इसलिए काम चल गया वैसा। बस तो ये फाइनल पॉइंट। क्वेश्चन 16, हाँ ठीक है, बोलो और कुछ है? हम्म। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में परसेंटेज चेंज के फॉर्म में बताना पड़ेगा ना वैसे। फाइनेंशियल लिवरेज वाले में वो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी है, देख लेता हूँ क्या। अच्छा, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी है। इसमें परसेंटेज चेंज के फॉर्म में नहीं बताना है, करना यही वाला है, ये वाला करना है, क्योंकि परसेंटेज चेंज का कुछ रेफरेंस ही नहीं है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को नाम दिया है,
बट आपको कैलकुलेट इसी टर्म्स में करना है क्योंकि डेटा देख लो, डेटा के बेसिस पे पता चलेगा। अगर आपको नॉर्मली फाइनेंशियल लीवरेज दिया होता है तो अपने यही करते हैं, बट अब पिछले क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, वो सेल्स में कितना फर्क आया, मतलब ईपीएस में अगर 25% चेंज चाहिए तो सेल्स में कितना डिफरेंस आना चाहिए। जब वो बात पे चले जाते हैं चेंज, तो विल गेट एन आइडिया कि हाँ उसमें मुझे इसका ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज करना है। बट जब तक परसेंटेज चेंज की कोई बात डेटा में नहीं की है, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बोले तो फॉर्मूला तो यही है, मतलब इसी चीज के दो फॉर्मूला है। आप ऐसे यूज करते हो या वो वाला प्रेजेंट करते हो, आपके हाथ में, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन में क्या मांगा है। तो अपने इसमें यही वाला यूज कर सकते हैं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब वो ईबीटी में क्या प्रेफरेंस वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो वो डिविडेंड भी नीचे माइनस किया है इसमें, बस वही फर्क है, बाकी हो जाएगा ऐसा। अब ट्राई करके देख लो, नहीं आया तो फिर करवा दो ऐसा। पता तो डेटा के बेसिस पे चलेगा, फॉर्मूला दोनों है। और कोई समझ में कुछ डाउट? क्लियर है? बस तो फिर आज इतना रखते हैं। अब जो रिमेनिंग सम्स मैंने आपको वो बोले इन डिफरेंस पॉइंट वाले, वो आप ट्राई कर लो घर पे, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो उसमें जो डाउट आएंगे फिर मैं यहाँ पे करा दूंगा। और कंटेंट में अपना एक है ना वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट बचा है, और एक एमएम हाइपोथेसिस वाला जो पॉइंट है वो बचा है। हाँ वो भी है लास्ट में, तो वो भी मैं देख लूंगा, एक इक्वेशन ही वो भी करवा दूंगा। तो वो पॉइंट्स फिर अपने कल देख लेते हैं। कल पहले वो पॉइंट्स करवा दूंगा, फिर ये सम्स के डाउट्स पे जाएंगे, तो एटलीस्ट अपना एक्सप्लेनेशन पैकअप हो जाए।